राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए। आज दोस्तों ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है और ये हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम डेली नए नए क्वेश्चंस लाते रहेंगे और डेली 20 से 25 या फिर 30 क्वेश्चंस में हम डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उनके साथ साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी जो बहुत बार बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं। तो ये अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले जाते हैं तो मान लीजिए काफ़ी सारे चांसेस हैं कि आपसे ऑलमोस्ट पूरे के पूरे क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड आए वो आपसे एनटीपीसी या फिर किसी भी एसएससी एग्जामिनेशन या फिर कोई भी अदर गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट एग्जामिनेशन के लिए भी आपसे आराम से बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बेसिक क्वेश्चंस रखेंगे, देखते हैं। आप अपना लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 25 में से आपको कितने मार्क्स मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, जॉन वॉन न्यूमैन और बिल गेट्स। इनमें से कौन सा है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने दरअसल दो दो चीज़ें बनाई थी। सबसे पहले उन्होंने एक बनाया था डिफरेंस इंजन, और उसके बाद उन्होंने बनाया था एनालिटिकल इंजन। अब जो उन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था, डिफरेंस इंजन उन्होंने 1822 में बनाया था, और जो उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था वो बनाया था 1837 में। इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बोलते हैं। ये जो एनालिटिकल इंजन था, ये दरअसल जो आज हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसका एक प्रोटोटाइप था। तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। दूसरे हैं एलन ट्यूरिंग साहब। इन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई थी। ट्यूरिंग मशीन जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने ही एनिग्मा, ENIGMA, एनिग्मा कोड क्रैक किया था। एनिग्मा कोड क्या था? जो जर्मन थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, वो एनिग्मा से कोड करके वो अपने मैसेजेस भेजते थे किसको? आपस में, कि आज कहाँ पे बॉम्बिंग करनी है, आज कहाँ पे करनी है। तो इन्होंने, एलन ट्यूरिंग साहब ने ट्यूरिंग मशीन की हेल्प से एनिग्मा कोड को क्रैक किया था, जिसकी हेल्प से ही यूएसए जीता था कौन सा? सेकंड वर्ल्ड वॉर। अदरवाइज ये कभी भी बिना एनिग्मा कोड क्रैक किए तो इतना आसानी से तो नहीं जीत पाते। तीसरा है जॉन वॉन न्यूमैन। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने आर्किटेक्चर दिया था। आर्किटेक्चर, इनका जो आर्किटेक्चर था वो कौन सा आर्किटेक्चर था? इनका आर्किटेक्चर का नाम था जॉन वॉन न्यूमैन, यानी न्यूमैन आर्किटेक्चर ही था। न्यूमैन आर्किटेक्चर, ये आर्किटेक्चर क्या कहता है कि यहाँ पे जो डेटा है और डेटा के साथ साथ जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शन, डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों एक ही मेमोरी में रहेगा और सेम बस डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों के लेके जाएगी। चौथे हैं बिल गेट्स साहब। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट फाउंड किया है, ये और पॉल एलन। बिल गेट्स और पॉल एलन, इन दोनों बंदों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट किया था। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पॉल एलन का भी डायरेक्ट नाम पूछ लेता कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है। उसके बाद ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या रैम को बोला जाता है, क्या सीपीयू को, क्या रोम को, क्या हार्ड डिस्क को? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू। सीपीयू को रैम, जो कंप्यूटर का ब्रेन है वो बोला जाता है। इसके ब्रेन बोलने के पीछे का कारण क्या है? कि ये पूरी की पूरी प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करता है मतलब जितने भी, सबसे पहले मैं आपको सीपीयू के अंदर के पार्ट्स बता देता हूँ। सीपीयू के अंदर मेजरली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसका जो फुल फॉर्म है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये क्या करता है? अर्थमेटिक, अर्थमेटिक मतलब जितने भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ऐसे पूरे के पूरे ऐसे की मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और लॉजिकल, लॉजिकल का मतलब यहाँ से क्या है? लॉजिकल का मतलब यहाँ पे है कि जितने भी कंपैरिजन होते हैं, जैसे मान लीजिए ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, जितने भी कंपैरिजन होते हैं कि क्या कोई वैल्यू किसी से बड़ी है, क्या कोई वैल्यू किसी से छोटी है, क्या कोई वैल्यू बराबर है, वो ALU का काम होता है। फिर दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, CU। CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। ये क्या करती है? ये पूरे उसमें सिग्नल्स भेजती है, सिग्नल्स, सॉरी, सिग्नल्स भेजती है, और इस सिग्नल की हेल्प से ये पूरा का पूरा सिस्टम कंट्रोल करता है, जैसे कि कहाँ से डेटा आना है, कहाँ डेटा जाएगा। और तीसरा जो होता है वो होता है मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट में बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि रजिस्टर हो गया, रजिस्टर, कैश हो गई। तो सीपीयू के मेन ये 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं और यहीं से पूरा का पूरा डेटा प्रोसेस होता है। इसीलिए सीपीयू को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। रैम, रैम स्टोरेज डिवाइस है, रोम भी स्टोरेज डिवाइस है, और हार्ड डिस्क भी स्टोरेज डिवाइस है। तो जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा सीपीयू। उसके बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू?
क्या सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है, क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, क्या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, या कंट्रोल पावर यूनिट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी सही था, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस है, तो प्रोसेस नहीं, प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड या स्पीकर। अब इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस में अंतर बता देता हूँ बहुत ही ब्रीफ में, ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर पाएँ। इनपुट डिवाइस जिससे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। कंप्यूटर को इनपुट मतलब जिससे, जैसे कि मैं अभी ये जो लिख रहा हूँ, ये मैं टैबलेट के मदद से लिख रहा हूँ, तो ये इनपुट देना ही हुआ। जैसे माउस, माउस एक इनपुट डिवाइस है, माउस के हेल्प से हम बताते हैं कहाँ पे क्लिक करना है। मान लीजिए क्रॉस में क्लिक करना है तो वो बंद हो जाएगा। कीबोर्ड, कीबोर्ड से हमें लिखना है ABC, यानी ऐसे डिवाइस है जिसकी मदद से हम इनपुट देते हैं, मतलब कंप्यूटर को कुछ बताते हैं कि अच्छा ये कर लो। और आउटपुट डिवाइसेस क्या है? जो कंप्यूटर हमें हमारी हेल्प करने के लिए देता है। फॉर एग्जांपल जैसे स्क्रीन में वो आउटपुट दिखा दिया, यानी वो हमें जिससे आउटपुट देता है। स्पीकर, स्पीकर से हमारे कानों में वॉइस जाती है। स्पीकर, उसके बाद जैसे प्रिंटर, प्रिंटर से हमें हार्ड कॉपी मिलती है। तो ऐसी आउटपुट डिवाइसेस होती है। तो अब यहाँ पे देखिए इनपुट कौन सी? मॉनिटर नहीं, ये हमें आउटपुट दिखाती है। प्रिंटर, प्रिंटर क्या है? ये हमें हार्ड कॉपी देती है, यानी ये हमें हमें पेपर के फॉर्मेट में कोई भी आउट चीज़ देती है, तो ये भी नहीं होगा। स्पीकर नहीं, ये ऑडियो के फॉर्म में कोई भी चीज़ देती है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड की हेल्प से हम कंप्यूटर को कमांड्स देते हैं और वो कमांड्स एग्जीक्यूट करवाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? अब अगर आपने पिछला वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखा होगा तो आप इसका आंसर जरूर दे सकते हैं। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप वापस से एक बार चले जाइएगा, आपको पिछले वाले क्वेश्चन में इसका आंसर मिल जाएगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होने वाला है। इनमें से कौन सी मेमोरी वोलाटाइल है? वोलाटाइल का मतलब होता है हिंदी में अस्थाई। देखिए मेमोरी दो तरीके की होती है। मेमोरी एक होती है वोलाटाइल, वोलाटाइल यानी, और दूसरी होती है नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल मतलब अस्थाई। अस्थाई यानी ऐसी मेमोरी जहाँ पे अगर मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, और वो काम करते करते आपने वो काम सेव नहीं किया और लाइट चली गई, तो वो क्या होता है, वो पूरा का पूरा काम वहाँ से डिलीट हो जाता है, यानी वो पूरा का पूरा काम गायब हो जाएगा ऐसे। लेकिन नॉन वोलाटाइल क्या होता है? आप मान लीजिए कि जैसे आपने कोई मूवी डाउनलोड की, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद अगर मान लीजिए लाइट चली गई, तो जब आप वापस से वो ऐप खोलेंगे तो आपको वो मूवी वहीं पे डाउनलोडेड ही मिलेगी। ये नहीं होगा कि लाइट चली गई थी तो वो मूवी वहाँ से डिलीट हो गई। तो ये होती है स्थाई। स्थाई यानी आपने एक बार कुछ काम करके वहाँ रख दिया तो वो ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होगा जब तक आप उसको डिलीट नहीं करेंगे। तो जो हमारी रोम होती है वो होती है नॉन वोलाटाइल, सॉरी वोलाटाइल। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रोम, सॉरी रोम होती है हमारी नॉन वोलाटाइल, यानी ये स्थाई होती है। स्थाई होती है कि मतलब इसमें हम फर्मवेयर्स रखते हैं। अब डायरेक्टली कई बार ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली उठ के चला आता है कि फर्मवेयर्स कहाँ पे रखे जाते हैं, तो वो रोम में रखे जाते हैं। और फर्मवेयर्स में भी क्या, बायोस, बायोस का फुल फॉर्म होता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट, सॉरी पूरा ही स्पेलिंग लिख देता हूँ, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बायोस का फुल फॉर्म होता है। रैम, रैम इकलौती ऐसी मेमोरी है इन चार ऑप्शन में जो कि वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब मान लीजिए कि आप अभी कोई मूवी देख रहे हैं और वो आपके रैम में ही उठ के आती है तभी आप मूवी देखते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका मोबाइल या फिर आपका लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली उस जगह से हट जाएगी और जब आपको दोबारा देखनी होगी तो आप वापस से लोड करेंगे। इसीलिए आप कई बार देखते हैं कि जब आप पहली बार मूवी लोड करते हैं तो वो थोड़ा सा स्लो, मतलब आधा या फिर 1 सेकंड ले लेती है लोड होने में। लेकिन जब वो चलती रहती है उसके बाद वो बहुत जल्दी ही आगे फॉरवर्ड हो जाती है। 10 सेकंड, 20 सेकंड जितना भी आप आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड करना चाहते हो बहुत जल्दी हो जाती है एक बार चलने लगती है तो। लेकिन आप पहली बार जब वो करते हैं ना तो थोड़ा-सा टाइम लेती है। वो थोड़ा-सा टाइम क्यों लेती है? क्योंकि जो वो मेन मेमोरी होती है, यानी जो आपकी एसएसडी, एचडीडी, जो ऐसी ऐसी मेमोरीज होती हैं वो वहाँ से उठ के वो रैम में आती है। तो जो इसके बीच में यहाँ से उठ के यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है उसी के कारण पहली बार वो थोड़ा सा स्लो होती है। हार्ड डिस्क क्या है? परमानेंट स्टोरेज है, तो ये भी नहीं होगा। सीडी क्या है? ये भी परमानेंट स्टोरेज है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलेटाइल? नॉन वोलेटाइल मतलब स्थाई। अब स्थाई कौन सी होती है? क्या कैश होती है? कैश क्या है? अब मान लीजिए ये आपका सीपीयू है, सीपीयू, और ये है आपकी मेन मेमोरी। मेन मेमोरी इन द सेंस, सॉरी मेन मेमोरी नहीं, ये है आपकी रैम। अब रैम और सीपीयू के बीच में हम कैश लगाते हैं, ताकि सबसे पहले सीपीयू क्या होता है, सीपीयू कोई भी चीज़ डिमांड करता है किससे? रैम से। अब अगर हम डायरेक्टली अगर हम कैश को हटा देते हैं, मान लीजिए अगर हमने कैश नहीं लगाया है, तो क्या है, रैम थोड़ा सा स्लोअर है कैश से, तो यहाँ से यहाँ तक उठने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो क्या होता है, बीच में हम लगा देते हैं कैश। अब अगर हमने कैश लगा दिया तो सीपीयू क्या करता है, मान लीजिए अभी कैश खा लिया, सीपीयू क्या करेगा, रैम से डिमांड करेगा। रैम सीपीयू को तो एक कॉपी भेज देगा, लेकिन एक कॉपी कैश को भी भेज देगा कि हमें बहुत फ्रिक्वेंटली इस डेटा की ज़रूरत है, तो आप एक काम करिए, ये डेटा रख लीजिए। अब अगली बार सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू कैश से पहले पूछेगा कि क्या आपके पास डेटा है। अगर डेटा होगा तो वो यहीं से लौटा देगा, नहीं होगा तो कैश क्या करेगा, रैम के पास जाएगा, एक कॉपी अपने पास रखेगा और एक क्या करेगा, एक सीपीयू को दे देगा। तो कैश क्या है, नॉन वोलेटाइल है। रजिस्टर्स तो नॉन वोलेटाइल ही है। रैम, सॉरी, रोम, रोम, रैम, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये नॉन वोलेटाइल है। तो जो फाइनल जो वोलेटाइल मेमोरी है, सॉरी जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है वो है, यानी जो स्थायी मेमोरी है वो है रोम। अब शॉर्टकट की कॉपी के लिए, अगर कॉपी के लिए आपसे शॉर्टकट की नहीं आता है, तो मान लीजिए आपने ज़िंदगी में कभी भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा है कोई भी बच्चा जो भी कंप्यूटर पढ़ता है वो एटलीस्ट कॉपी का तो शॉर्टकट की जानता ही है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। कंट्रोल प्लस एक्स होता है कट के लिए, कंट्रोल प्लस वी होता है पेस्ट के लिए, कंट्रोल प्लस सी होता है कॉपी के लिए, और कंट्रोल प्लस ए होता है सेलेक्ट ऑल, यानी पूरे के पूरे, अगर पूरा का पूरा टेक्स्ट दिया हुआ है तो उसके पूरे के पूरे टेक्स्ट को सिलेक्शन करने के काम में कंट्रोल प्लस ए आता है। तो अब आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। फिर पेस्ट का शॉर्टकट, अभी अभी मैंने बताया कि पेस्ट का शॉर्टकट पीछे वाले उसमें कि क्या होता है। कंट्रोल प्लस पी, इससे होता है प्रिंट, सी से होता है कॉपी, एक्स से होता है कट, और वी से होता है पेस्ट। तो कंट्रोल प्लस वी पेस्ट का वो होगा। अब बाइनरी सिस्टम क्या यूज़ करता है, बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ 0 और 1 यूज़ होते हैं। तो कितनी डिजिट्स यूज़ होंगे बाइनरी में, 2। बाइनरी में सिर्फ 2 डिजिट्स यूज़ होते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वो ये है। 8 किस में यूज़ होते हैं, 8 यूज़ होते हैं ऑक्टल में। 8 कौन कौन सी डिजिट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 डिजिट्स हो गए ऑक्टल में। 10 किस में यूज़ होते हैं, डेसिमल में। जो हम और आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ना, वो है डेसिमल। इसमें कौन कौन सी डिजिट होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये है डेसिमल। और 16 किस में होता है, 16 होता है हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल नाम से ही, हेक्सा यानी 6, डेसिमल यानी 10, यानी टोटल 16 डिजिट्स होंगी। 16 डिजिट्स कौन सी होंगी, 0 से लेके 9 तक तो ये सेम रहेंगे, लेकिन उसके बाद ए बी सी डी ई एफ स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से ए स्टार्ट हो जाता है, ए को हम काउंट करते हैं 10 11 12 13 14, और ये रहा 15, और 0 को मिला के हो जाएगा हमारा 16, नहीं टोटल 16 वर्ड्स हो गए। अब कई बार इससे ऐसे सवाल पूछता है कि इनमें से कौन सा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट नहीं है। ऑप्शन में कभी जी दे देगा, कभी एच दे देगा, कभी जेड दे देगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा टोटल एफ तक ही है, यानी बाकी के ऑप्शंस नहीं होंगे। 1 बाइट इज इक्वल टू, एक बाइट कितने कितने बिट्स का होता है, तो 4 बिट्स का क्या होता है, 4 बिट्स का होता है निबल, यानी ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला है। 8 बिट्स का होता है एक बाइट, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, सी और डी नहीं होने वाले हैं। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या एम एस वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं, ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर भी ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्ट के अंदर है ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग, ध्यान रखिएगा कि जितने भी मैं आपको ये एग्जांपल बता रहा हूँ ना, ये एज इट इज क्वेश्चन उठ के चले आते हैं कि एमएस वर्ड कौन सा है, या तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा या तो वर्ड प्रोसेसिंग होगा, तो आपको इन दोनों में से ही टिक करना पड़ेगा कोई एक। अब एक्सेल क्या है, एक्सेल भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो है, लेकिन दूसरा क्या है, स्प्रेडशीट, स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर, यानी स्प्रेडशीट, यानी स्प्रेडशीट के काम में आता है। क्रोम क्या है, क्रोम भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन क्रोम इसके साथ साथ क्या है, क्रोम एक ब्राउज़र भी है। ब्राउज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ब्राउज़र, जैसे सब कैटेगरीज होती है ना, सब तो पहले सब
मेन कैटेगरी हो गई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसकी सब कैटेगरी हो गई ब्राउज़र। तो जो इसका जो फाइनल आंसर बचा वो बचा क्या, विंडोज़। विंडोज़ क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये किस किस तरीके के उसमें आ जाते हैं, ये होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, अब कई बार डायरेक्टली ऐसे पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर तीन चीज़ें आती हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आती है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, दूसरा आता है डिवाइस ड्राइवर्स, तीसरे आते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ध्यान दीजिएगा कि ये एस इट इज़ क्वेश्चन उठ के चले आते हैं, तो इनमें से आप एक भी डिटेल्स को मिस मत कीजिएगा। रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बिल्कुल सही, यही है रैम का फुल फॉर्म। रीड एक्सेस मेमोरी नहीं है, रन एक्सेस नहीं है, रियल एक्सेस नहीं है। कंप्यूटर वायरस क्या है, क्या ये एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर तो नहीं है। क्या ये एक प्रोग्राम है, हो सकता है। क्या ये मैलवेयर है, बिल्कुल हो सकता है। क्या ये सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल हो सकता है। तो अब तीनों ऑप्शन तो हैं, अब आप इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन लगाएंगे। इसमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है सॉफ्टवेयर। देखिए अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाने की ट्राई करेंगे तो ये सबसे पहले, अगर वायरस का वेन डायग्राम, तो वायरस एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के अंदर भी एक मैलवेयर है, यानी मेलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि खराब करता है। अब उसके अंदर भी एक प्रोग्राम है, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होता है। तो जो सबसे आउटर वाला है, यानी जिसके अंदर ये भी कवर हो जाता है, ये भी कवर हो जाता है, वो है सॉफ्टवेयर। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सॉफ्टवेयर। 15, WWW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब का पूरा नाम क्या है, तो वो तो मैंने पहले ही बता दिया, वर्ल्ड वाइड वेब, ये सही है। वर्ल्ड वेब वाइड ये तो नहीं है, इसने सब वो रीअरेंज कर दिया। वाइड वर्ल्ड वेब नहीं है, वेब वर्ल्ड वाइड ये भी नहीं है। इनमें से कौन सी ईमेल सर्विस है, ये बताइए। गूगल क्या ईमेल सर्विस है, नहीं, ये क्या है, सर्च इंजन है। सर्च इंजन, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे सवाल डायरेक्टली डायरेक्टली आ जाते हैं, मैं ऑलरेडी रिपीट कर करके बता चुका हूँ डायरेक्टली कि गूगल क्या है, सर्च इंजन है। यूट्यूब क्या है, वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, यानी यहाँ पे हम वीडियोस देखते हैं। फेसबुक क्या है, फेसबुक एक सोशल मीडिया साइट है। सोशल मीडिया साइट क्या करता है, दोस्तों को कनेक्शन बनाने के काम में आता है, फोटोज़ पोस्ट करने के काम में आता है। यानी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जो ईमेल सर्विस है वो क्या है, जीमेल। जीमेल ईमेल सर्विस एक तरीके का है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये 1971 में बनाया गया था। इसे रे टॉमलिंसन द्वारा बनाया गया था। इसका जो मेन, जो आज हम देखते हैं, जैसे इनबॉक्स हो गया, ट्रैश हो गया, जो कंपोज हो गया, जो ऐसे करके जितने भी फीचर हैं, ये सब फीचर किसने बनाए थे, ये बनाए थे शिवा अय्यादुरई। अय्यादुरई, इन्होंने ये कब बनाया था, इन्होंने ये 14 साल की उम्र में बनाया था। जब ये 14 साल के थे तब इन्होंने ये सब बना दिया था। उसके बाद दुनिया का पहला जो ईमेल था वो था हॉटमेल। इसे ये शिवा अय्यादुरई साहब ये भी इंडिया के ही हैं, लेकिन ये बाई मतलब इनका जो बर्थ हुआ था वो यूएस में हुआ था, तो ये इंडियन यूएस सिटीजन है। जो पहला मेल था वो हॉट मेल था। इसे किसने बनाया था, इसे सबीर भाटिया ने बनाया था, सबीर भाटिया। तो ये फैक्ट्स आप मेल के बारे में ध्यान दीजिएगा। जीमेल किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ये गूगल कंपनी द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन गूगल इसका आंसर नहीं है, क्योंकि जीमेल है इसका आंसर। स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सी है, क्या आप माउस में कुछ स्टोर करके रख सकते हैं, नहीं। क्या आप कीबोर्ड में कुछ स्टोर करके रख सकते हैं, नहीं। क्या मॉनिटर में कुछ इसको स्टोर करके रखते हैं, नहीं। जो स्टोर करने की डिवाइस है वो है हार्ड डिस्क। जितने भी आप सॉन्ग्स हैं, अपनी फ़ोटोज़ हैं, जितने भी वीडियोस वगैरह हैं, सब आप हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखते हैं, ना कि माउस कीबोर्ड या फिर मॉनिटर में। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, बिल्कुल सही। यूनिक सीरियल बस नहीं, यूनिवर्सल सिस्टम बस नहीं, यूनिट सीरियल बस नहीं। अब इसमें बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं, जैसे यूएसबी टाइप सी, टाइप बी, टाइप बी मिनी, टाइप ए। अब तो जनरली यूएसबी टाइप सी ही वो हो गया है। और टाइप ए कौन सा है, जो हम नॉर्मल जो कीबोर्ड वगैरह और माउस वगैरह को जो हम कनेक्ट करवाने के काम में लगाते हैं, वो है यूएसबी टाइप ए। एएलयू क्या परफॉर्म करता है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में एएलयू की पूरी फंक्शनलिटी बताई है। तो अगर आपको याद है तो आप इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।
हालांकि मैं फिर भी बता देता हूँ, काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो स्टोर न करने के काम नहीं आता है, इनपुट आउटपुट करने के काम नहीं आता है, स्टोरेज करने के काम में नहीं आता है, तो जो बचा वही आंसर है, यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को परफॉर्म करवाने के काम में आता है। कैश क्या है? अब मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझाया था कि सीपीयू और जो रैम है उसके बीच में हम कैश लगा देते हैं। कैश लगाने का कारण क्या था? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट थी। रैम के कंपैरिजन में वो इतनी फास्ट थी कि जब भी हमें डेटा चाहिए होता था हम पहले कैश से पूछते थे। अगर कैश के पास डेटा होता था तो हम सीधे वहीं से लौटा देते थे, ना कि रैम के पास आते थे। तो सीपीयू वो कैश मेमोरी क्या है? बहुत ज़्यादा फास्ट है, स्लो तो नहीं है, एक्सटर्नल नहीं है, सेकेंडरी नहीं है। एक्सटर्नल की जगह इसको हम इंटरनल बोल सकते हैं, सेकेंडरी की जगह हम इसे प्राइमरी बोल सकते हैं। सो कैश मेमोरी इज इंटरनल और प्राइमरी मेमोरी, और ये बहुत फास्ट है। आईपी एड्रेस किसके लिए यूज़ होता है? क्या कैलकुलेशन के लिए? अब आईपी एड्रेस के बारे में बता देता हूँ। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। पहले इसका फुल फॉर्म ही पूछ सकता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये दो तरीके के होते हैं, आईपी वी फोर, सॉरी आईपी वी फोर, IP v4 और IPv6। IPv4 32 बिट्स का होता है, IPv6 128 बिट्स का होता है। अब ये क्या करता है? मान लीजिए कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, इंटरनेट। अब यहाँ पे इंटरनेट क्या है? बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क्स का कलेक्शन है। अब हर एक नेटवर्क्स में बहुत सारे अलग अलग नोड्स जुड़ी होंगी। अब हर नोड से हो सकता है काफ़ी सारे और नोड्स जुड़ी हों। अब मान लीजिए जैसे ये एक नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क से ये एक राउटर है, इस राउटर से ये 10 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। अब मान लीजिए कि मुझे इस वाले डिवाइस को डेटा भेजना है, तो वो ऐसे डायरेक्टली थोड़ी ना चला जाएगा कि डायरेक्ट वायर लगी हुई है वो सीधे उसने डेटा ट्रांसफ़र कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो क्या होगा? ये पहले अपने राउटर के पास भेजेगा, राउटर राउटिंग टेबल की हेल्प से, और राउटिंग टेबल की हेल्प लेता है, आईपी की हेल्प लेता है और मैक की हेल्प लेता है। और सबसे पहले राउटर तो आईपी की हेल्प से ही सेंड करता है, वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, दूसरे से तीसरे, और जब यहाँ पे राउटर के पास पहुँचेगा तो उसके बाद वो मैक की हेल्प से भेजेगा और वो डायरेक्टली इस पे रिसीव हो जाएगा। यानी आईपी क्या काम करता है? आईपी किसी भी चीज़ का आइडेंटिफिकेशन यानी उसका पता लगाने के काम में आता है। मान लीजिए आईपी को आप ऐसा भी मान सकते हैं कि ये इंटरनेट में किसी का भी एड्रेस है। जैसे आपके घर का एड्रेस होता है कि ना, कि 123 आनंद विहार दिस, तो इसी तरीके से इंटरनेट में भी जो एड्रेस होता है वो होता है आईपी। कैलकुलेशन तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आइडेंटिफिकेशन। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लार्ज एरिया नेटवर्क नहीं है, लॉन्ग एरिया नेटवर्क नहीं है, लो एरिया नेटवर्क नहीं है। अब इसी के साथ पूछ लेता है मैन, तो इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो ऐसे बहुत सारे वो पूछ लेता है। डब्लू लैन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अब इंटरनेट क्या है? अगर आपको ये वाला एग्जांपल याद हो तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है। ये बहुत सारे नेटवर्क्स हैं और इनके नेटवर्क को इंटरनेट बोलते हैं। यानी नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क को इंटरनेट बोलते हैं। कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम या फिर डिवाइस नहीं है इंटरनेट। एमएस वर्ड क्या है? मैंने आपको इस वाले एग्जांपल में डायरेक्टली बताया था कि एमएस वर्ड क्या है। ये देखिए, अगर आपको ये वाला एग्जांपल याद हो तो आप इसका आंसर डायरेक्टली दे सकते हैं, और आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। अब कंट्रोल प्लस ए किसके लिए यूज़ होता है? कॉपी के लिए नहीं, पेस्ट के लिए नहीं, कट करने के लिए नहीं, सेलेक्ट ऑल करने के लिए होता है। हालांकि मैंने आपको ये पहले ही एग्जांपल में बता दिया था। तो दोस्तों, ये रहे आज के बेसिक जितने भी 25 क्वेश्चन थे। इसमें से मुझे उम्मीद है कि ऑलमोस्ट आपके 24 या फिर 23 तो किसी भी हाल में आए होंगे। तो अगर दोस्तों आपके इतने मार्क्स आए हैं, या तो फिर कुछ बच्चों के 25 आउट ऑफ 25 भी आ सकते हैं, तो दोस्तों अपने मार्क्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इन बच्चों को तो डेफिनेटली हार्ड देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज लेक्चर नंबर 1 था। अब धीरे धीरे करके हम इस पूरी सीरीज़ में डेली एक एक लेक्चर जोड़ते जाएंगे, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए और आपको क्या और नया चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।